नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन में देखो ये कहा जाता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक डेटाबेस तैयार किया दुनिया भर के साइंटिस्ट का, और उस डेटाबेस में 1,59,683 1,59,683 साइंटिस्ट को जगह दी गई, जो कि पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 2% साइंटिस्ट हैं। और कौन से साइंटिस्ट को जगह मिली इस डेटाबेस में? उन साइंटिस्ट को जगह मिली जिनको देखो ज़्यादा कोट किया जाता है, जिनके काम को ज़्यादा कोट किया जाता है, जिनके काम का अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन ऑन साइटेशंस, मतलब कौन से साइंटिस्ट को कितनी बार साइट किया गया है दूसरी रिसर्च वर्क में। एच इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ऑथर के वर्क का इम्पैक्ट क्या हुआ है। किसी साइंटिस्ट ने कोई जर्नल लिखा तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो बताता है एच इंडेक्स। इसके अलावा को ऑथरशिप, मतलब मिल के दूसरे साइंटिस्ट के साथ कितने जर्नल्स लिखे गए हैं। तो इन सब इंडिकेटर्स के आधार पर वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से 2% साइंटिस्ट को जगह दी गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपने इस डेटाबेस में। और अच्छी बात यह है कि इंडिया से 1,59,683 साइंटिस्ट में से 1,594 साइंटिस्ट हैं। अब इसके बाद देखो पूरे आर्टिकल में एनालाइज किया जाता है इंडिया के जो ऑलमोस्ट 1600 साइंटिस्ट आए हैं इस 1,60,000 साइंटिस्ट वाली लिस्ट में, जो कि वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हैं। तो पूरे आर्टिकल में यह एनालाइज किया जाता है कि ज़्यादा साइंटिस्ट गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हैं। और साइंस की फील्ड तो बहुत बड़ी है ना, कौन से फील्ड के ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो आप देख लीजिए, सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आर्टिकल में कहा जाता है गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सुपरमेसी हासिल की है साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित डिसिप्लिन्स में, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो साइंटिस्ट हैं उनको अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है मेडिसिन और एलाइड एरियाज में। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन एरियाज में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको भी स्थान मिला है इस लिस्ट में, और इवन रूरल एरियाज में काम करने वाले साइंटिस्ट को भी स्थान मिला है। हालांकि देखो टोटल जितने साइंटिस्ट हैं इंडिया के इस लिस्ट में 1600, उनमें से 4/5 यानी ऑलमोस्ट 80% साइंटिस्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस के हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ये सब आते हैं। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में IISc बेंगलोर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साइंटिस्ट ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया के साइंटिस्ट ने सबसे अच्छा काम किया है इस लिस्ट में आकर, मतलब US, UK, चाइना जैसे देश होंगे उनके तो और भी ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे इस लिस्ट में जाहिर तौर पर। बट एक बात जो संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है, वो ये कि पहले के अपेक्षाकृत हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हाईलाइट हुए हैं। पहले तो इंडियन साइंटिस्ट का जो काम था वो ज़्यादा हाईलाइट होता नहीं था, और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बदौलत इंडियन साइंटिस्ट का जो काम है वो हाईलाइट हुआ है। जैसे देखो पिछले कुछ सालों में सरकार ने साइंटिस्ट को काफ़ी फ्रीडम दी है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने इंटरेस्ट के और जो टॉपिक उनको रेलेवेंट लगे उन पर रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। सरकार ने पीयर रिव्यू की प्रैक्टिसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, यानी एक साइंटिस्ट के काम को साथ ही साइंटिस्ट रिव्यू करेगा। मोटिवेट किया जाता है साइंटिस्ट को कि आप इंटरनेशनल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कीजिए। उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है देखो ये जो डेटा है इसको सरकार एक डायरेक्शन लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जैसे देखो कुछ डिसिप्लिन्स, फॉर एग्जांपल जनरल एंड इंटरनल मेडिसिन, एनाटॉमी, इनमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा आया है। मतलब सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इन डिसिप्लिन्स में ज़्यादा अच्छी रिसर्च नहीं हो रही है, तो सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है, या फिर अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सरकार दुरुस्त कर सकती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर दूसरे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी गाइडेंस को रिव्यू करने की आवश्यकता है और ऐसे मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करने की आवश्यकता है जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो। कौन सी फील्ड में? इस मेडिकल की फील्ड में। उसी प्रकार से वो डिसिप्लिन्स जहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट का नाम नहीं आया है वहां पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से कुछ और बातें, जैसे देखो कुछ डिसिप्लिन्स तो ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अप्लाइड फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। इन डिसिप्लिन्स में अच्छे खासे इंडियन साइंटिस्ट ने जगह बनाई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के डेटाबेस में। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है और वो यूथ जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इन डिसिप्लिन्स में उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन कुछ डिसिप्लिन्स जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी एंड जियोलॉजी और एनेस्थीसियोलॉजी, इनमें बहुत कम साइंटिस्ट का नाम आया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2% साइंटिस्ट के डेटाबेस में। तो ये एक प्रकार से सिग्नल है देश के साइंटिस्ट के लिए कि आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को दिखाइए दुनिया के सामने। सरकार ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रपोज किया है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा देश में R&D के इकोसिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। अभी देखो इंडिया R&D में देश की GDP का 1% से भी कम खर्च करता है और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका काम ये होगा देश में रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट करना सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अगर देखो जब ये बनता है, अभी तक तो ये फाउंडेशन बनी नहीं है, जब ये बनती है तो उम्मीद यही है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा इस फाउंडेशन के द्वारा। इस फाउंडेशन की 4 मेजर डिविजन्स होंगी। सबसे पहले साइंस, दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पे सोशल साइंस एंड चौथे नंबर पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। फ्यूचर में एडिशनल डिवीज़न भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं एग्रीकल्चर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी अलग से, यानी टोटल 6 डिविजन्स हो सकती हैं आने वाले समय में इस फाउंडेशन की। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फोकस इस बात पर होगा कि मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग मिले। देखो रिसर्च फंडिंग कैसे हो, इस पर काफ़ी बार कंट्रोवर्सी जनरेट होती रहती है। तो पीयर रिव्यूड और मेरिट बेस्ड रिसर्च फंडिंग होनी चाहिए, मतलब साथ ही साइंटिस्ट रिव्यू करें प्रोजेक्ट में कितना दम है, उसके बाद मेरिट बेस पे फंडिंग मिलनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए और रिसर्च को इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। इस प्रकार से एक नया कल्चर डेवलप करने की दिशा में काम किया जाएगा इस फाउंडेशन के द्वारा और आने वाले समय में हमारे जो साइंटिस्ट हैं और भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।